पाकिस्तान का वर्स्ट नाइटमेयर में भी जो कल्पना नहीं थी वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अफगानिस्तान को वो बिरादर मुल्क मानता था, सेम धर्म का मानता था गजवा ए हिंद में अफगानिस्तान उसका मेन पार्टनर है, उसको फुट सोल्जर्स भी देगा, उसको एक्चुअली आतंकवादी देगा, और साथ ही साथ उसके लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, क्योंकि पाकिस्तान का साइज आप जानते हैं विथ में बहुत छोटा है। तो वो लगता था कि अगर भारत से जंग हो गई तो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। पर नाइटमेयर से बुरा हुआ जब तालिबान पावर में आए। तो पहले तो खुशी मनाने के लिए आईएसआई चीफ भी गया, वहां पे रेगुलर मीटिंग्स भी कर रहे थे। पर पिछले कुछ दिनों और इस साल अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर एक ओपन जंग हो चुकी है, वॉर हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान ने एरियल बम्बार्डमेंट करी है अफगानिस्तानी इलाकों पे, 3 इनोसेंट क्रिकेटर्स की डेथ भी गई है। और बदले में अफगानिस्तान, वो माना भी जाता है हार्ड स्टैंड लेने के लिए, वो सारी उम्र ही और सदियों से जंग ही लड़ता आया है। अफगानिस्तान का लैंड कभी चाहे रशियंस हो, चाहे उससे पहले अब अमेरिकन हो, चाहे कुछ भी हो, वो लड़ता ही रहा है। अब वो पूरी एनर्जी के साथ पाकिस्तान से लड़ रहा है। साथ ही साथ तालिबान के मंत्री भारत आ रहे हैं, जो एक बड़ा गेम चेंजर था। तो इस पूरे रीजन में एक मैसिव चेंज हुआ है, और कोई सोच नहीं रहा था तालिबान आने के बाद पाकिस्तान की ये हालत होगी। तो ये सब डिस्कस करने के लिए मेरे अनुसार भारत के बेस्ट स्ट्रैटेजिक ब्रेन, उनका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस, रॉ एक्सपीरियंस आप सब जानते हैं। पर जो वो स्ट्रैटेजिकली बातें सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल्स पे लोगों को समझाते हैं, उससे हम सबको ये कॉम्प्लेक्स इशू कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की जगह उसकी वीकनेस कैसे बन गई है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि है तो हम दोनों बिरादर मुल्क, तो क्यों लड़ाई हो रही है, ये सब समझने के लिए आज हमारे साथ हैं कर्नल आर एस एन सिंह। तो थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट द टाइम, क्योंकि ये इशू तो बहुत गर्म हो गया। सर क्या चल रहा है पूरे रीजन में, आप अगर ओवरव्यू दे पाए, कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है, पहले अगर हम उससे शुरू कर लें, फिर करंट सिचुएशन पे आ जाए। इश्करन आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरा प्रणाम। जब आपसे बातचीत हुई और आपने कहा कि किस स्कोप और पैरामीटर्स के तहत आप ये डिस्कशन रखना चाहते हैं, तो मैंने एक खास विश्लेषण किया आपके चैनल के लिए। और शायद आपको और आपके दर्शकों को एक नया पर्सपेक्टिव शायद मुझसे मिले, ये मेरी कोशिश रही है। तो देखिए, बिना समय गंवाए मैं पूरे जो अभी घटनाएं हुई हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेके, मैं किस पर्सपेक्टिव से उसको देखता हूं। तो देखिए, पिछले 4 महीने में 4 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। एक ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को, 31 मई को यूएस का ईरान पर हमला, हम्म। हम्म। अक्टूबर में शर्मल शेख हम्म। में जो मीट हुई, और अक्टूबर में ही ये मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उनका विजिट टू न्यू दिल्ली। हम्म। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड। हम्म। आपने एक तरह ये देखा होगा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री को भारत ने ठोक दिया, हम्म। जो हम्म। अपने अपने आप को ब्लफ देता रहा, जो कि मैं कि हम न्यूक्लियर पावर है। हम्म। और कोई उसके बचाव में नहीं आया, हम्म। कोई इस्लामिक मुल्क नहीं आया, हम्म। कोई उम्मा का सदस्य नहीं आया, कोई ओआईसी वाला नहीं आया। हम्म। उसके कुछ दिन बाद एक पोटेंशियल न्यूक्लियर पावर, और न्यूक्लियर पावर यू कैन से बाय सम असेसमेंट्स, वो एक शिया पावर, ईरान को अमेरिका ने ठोक दिया। हम्म। उसको कोई नहीं बचाने आया। हम्म। वो बिल्कुल ये हुआ। गाजा को इसराइल ने डिफैंग कर दिया, और वो बिल्कुल असहाय रहा, क्योंकि जो उसका मेन जो पेट्रन था ईरान, वो पहले ही ठुक चुका था।
मुत्तकी भारत है, और भारत आने के बाद उन्होंने जेएन के बारे में कहा कि इस पर हम भारत की पूरी सॉवेरेनिटी है। एक बहुत बड़ी बात थी। उस पर जो शहबाज शरीफ थे उन्होंने उम्मा का हवाला दिया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन और ये उस समय हुआ था जबकि जो तालिबान है अफगानिस्तान में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कह डा रही थी फ्रंटियर एरियाज में पाकिस्तान की। तो रोज हमले हो रहे थे, तो वो एक ऐसे समय में हुआ था। तो अब मैं जो आपको ये एग्जाम्पल्स दिया, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि ये इस्लाम में इतना बिखराव क्यों। तो इसका बिखराव का कारण क्या है कि आप देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद 30 साल तक रशीदुद्दीन कैलिफेट रहा। रशीदुद्दीन कैलिफेट जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ये थे, करीब 29 साल। आपके दर्शकों को बता दूं कि जो खलीफा, रशीदुद्दीन खलीफा उनको बोलते हैं जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी में उनके साथी थे वो। तो उनका जो खलीफा थे वो 29 साल का था। उसके बाद करीब 90 साल उमैयद कैलिफेट रहा, और 90 साल रहा। और वो फिर दिस इज फ्रॉम 661 to 750। और उसी समय मदीना से जो कैपिटल है कैलिफेट का वो दमिश्क पहुंच गया। उसके बाद एबसिड कैलिफेट आया, ऑलमोस्ट 500 ईयर्स, और उसका कैपिटल बगदाद में था। कोई 500 साल रहा टिल दे वर सैक्ड बाय द मंगोल्स। और आपके दर्शकों को बता दूं कि जब मंगोल्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो ये जितने खान टाइटल है ना, ये खान इज नॉट ए मुस्लिम टाइटल, इट इज नॉट एन इस्लामिक टाइटल, इट इज अ मंगोल टाइटल। भारत में मुसलमानों के आने के पहले ही बहुत लोग खान रखते थे यहाँ पे। आप जी, आपको जैसे बिहार के एक डीजीपी थे रामचंद्र खान, सो दे प्रीडेट इस्लाम। तो उनको खान वहां पर मतलब जो बहुत वो वर्चस्व वाला आदमी होता था उसको खान कहते हैं। तो इट इज टिपिकल टू दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड इट हैज नॉट गॉट नथिंग टू डू विथ इस्लाम। और आप जैसे कोई मुगल बादशाह का भी आप ले लें तो आपको किसी के उसमें आपको खान नहीं मिलेगा आपको। You will never find this title called Khan. So when they converted, तो लोगों ने कहा आप हैं क्या? क्या है साहब, आप पर्शियन हैं, अरब के हैं, कहाँ के हैं? तो इन्होंने कहा हम तो खान साहब है। ठीक है, ये तो खान है, बिकॉज दे वर सो enthralled and possessed and intimidated by the Mongols, I would say. उसके बाद आप देखें ऑटोमन कैलिफेट जो है, वो 1507 और 1924, मतलब 400 साल तक वो रहा। ठीक है ना। और आपको मालूम है कि 1924 में ये खत्म हुआ। इसी के खिलाफ जो है इन्होंने, भारत के मुसलमानों ने कैलिफेट मूवमेंट चलाया। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए उसको गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट कहा, उसको सपोर्ट किया। और हिंदुस्तान में बैठा हुआ मुसलमान वो ऑटोमन कैलिफेट के जाने के लिए छाती पीट रहा था। आपके केरला में जो मोपला मैसेकर हुआ हिंदुओं का, वो उससे लिंक्ड था, और वहीं पर पाकिस्तान की नींव रख दी गई थी। तो ये
मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में इस्लाम आया उमैयद कैलिफेट के उसमें। और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो कन्वर्टीज हैं इंडिया में, वो करीब उसके उसके 800 साल, 700 800 साल जो मेजर कन्वर्टीज हैं मुगल पीरियड के, वो ऑटोमन कैलिफेट के नीचे कन्वर्ट हुए। अच्छा, और मैं कैलिफेट का क्यों जिक्र कर रहा हूं कि बेसिकली इट इज एन एक्सपेंशनिस्ट फिलॉसफी। हर खलीफा का एक एक कर्तव्य होता था कि वो जो इस्लामिक जो अंपायर है उसको बढ़ाए। आज शेख सालेह फौजियां शेख सालेह बिन फौजियां सऊदी अरेबिया के ग्रैंड मुफ्ती अपॉइंट हुए हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब तक इस्लाम रहेगा, ठीक है, तब तक जिहाद रहेगा। दिस इज द स्टेटमेंट दैट ही हैज गिवन। तो मैं अफगानिस्तान और इसके संदर्भ में बात कर रहा हूं। एक 800 साल पहले आपसे मुसलमान बना। नॉट दैट कन्वर्जन वॉज इंस्टेंट, इट टुक मेनी मेनी ईयर्स। धीरे 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 कन्वर्जन होता रहा, यू नो। और लेकिन पाकिस्तान से तो ये तो बहुत पुराने मुसलमान है। तो ये क्यों अब उसको पाकिस्तान को अपना गुरु माने भाई? तुमको क्यों उम्मा का लीडर माने? तो बुनियादी बुनियादी जो एक रिलीजियस सोच है, ये है अफगानिस्तान की। और इसीलिए जब पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान फॉर मेनी इयर्स हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान। काफी देर के बाद उन्होंने किया। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो हमने 4 एग्जाम्पल दिए और ये देखा कि बताया, बात की कि आखिर ये बिखराव क्यों इस्लाम में। तो इसके लिए आपको इस्लाम में नेशनहुड कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझना होगा। नेशनहुड क्या है साहब? करीब 21 साल लगे 630 टू 651 पर्शिया को कैप्चर करने पे, इस्लामिक फोर्सेस को। 9 साल तक लड़ते रहे। उसके बाद इन्होंने कॉन्क्वेस्ट मतलब कंप्लीट हुआ इनका। एंड देन इन पर्शिया, यानी कि ईरान की मैं बात कर रहा हूं। एंड देन इट टुक मेनी इयर्स टू कन्वर्ट द जोरास्ट्रियन, जो है हमारे पारसी भाई लोग हैं, उनको कन्वर्ट करने में कई साल लग गए। तो मान लीजिए जो 100 अभी हुआ और जो 200 साल बाद हुआ, उसमें कोई तो फर्क होगा ना। तो बिखराव की बुनियाद तो वहीं पे शुरू हो जाती है। उसी तरह से ये जो ईरान में हुआ था, उस समय सफाविद डायनेस्टी थी। सफाविद डायनेस्टी में ये थी। और मैं आपके दर्शकों को ये भी बता दूं कि पहले ईरान एक सुन्नी कंट्री हुआ करता था, और फिर बाद में एक इस्माइल शाह थे, ये 11th और 12th सेंचुरी, ये उन्होंने उसको फिर रातों रात शिया कंट्री डिक्लेयर कर दिया फॉर जियो पॉलिटिकल रीजंस एंड जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस। क्योंकि एक तरफ तुर्कमेनिस्तान था, एक तरफ ये ऑटोमन एम्पायर था, दोनों के बीच में फंसा हुआ था, इसका वजूद ही खत्म हो रहा था। तो इस्माइल शाह ने कहा कि कल से सभी शिया, और उसके बाद ही रेज जितने सुन्नी मॉस्क थे उसको उसने गिराना शुरू कर दिया। और एक हुआ, जैसे हम सुबह राम राम बोलते हैं, सुबह सुबह, या आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो उस तरह से ये किया गया था कि वो सुन्नी को गाली देने का हुक्म था कि सुबह उठ के तुम सीधे सुन्नी को गाली देके। सो दैट इज हाउ शियाइज्म वाज ब्रॉट टू, Iran was converted from a Sunni country to a Shia country। ठीक है।
और ये नहीं था कि जब इनका कन्वर्जन हो रहा था तो रिवोल्ट नहीं हो रहे थे। सो दैट इज व्हाई इट टुक सेवरल से। अफगानिस्तान में भी ये करीब 7th सेंचुरी एडी में आया इस्लाम जो था। अब जब इस्लाम आया तो कोई चीज वैक्यूम में नहीं होता है सर, उसके पहले कुछ भी तो कुछ तो रहा होगा। तो उसके पहले, इस्लाम के आने के पहले वहां पे देयर मच सुपीरियर सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब देखो कितना हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। तकरीबन ईरान और इजिप्ट का एक ही पीरियड में, गिवन प्लस 9 or 10 years, एक ही पीरियड में उनका कॉन्क्वेस्ट हुआ और बाद में कन्वर्जन हुआ। तो इस एक रिच इजिप्शियन सिविलाइजेशन के ऊपर में एक ओवरले हुआ इस्लाम का। एक हाईली रिच पर्शियन सिविलाइजेशन के ऊपर में एक चादर सी लगा दी गई इस्लाम की, ठीक है ना। उसी तरीके से जो ये इजिप्ट में पहले रोमन एम्पायर था जिसको बाइजेंटाइन एम्पायर कहते, उसको रिप्लेस किया था इन्होंने। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी रिच सिविलाइजेशन। इस ठीक है, दे फॉलोड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और जिसके इनका इन्फ्लुएंस जो था वो रशिया और बाल्कन्स तक था, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये भारत में भी ये सब कॉन्टिनेंटल इस्लाम जो है उसके ऊपर में इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर में ये एक ओवरले था। And it continues to be a very, very flimsy, what should I say, a flimsy overlay, आप जो कह रहे हैं। और वही इसी का नतीजा है कि आज भी वहां पर इतने ज्यादा, मतलब यू वर्सेस बरेलवी वर्सेस देवबंदी, तालिबान वर्सेस पाकिस्तान, ये चल रहा है। तो ये क्या था कि थोड़ा सा दर्शक ये भी समझ लें कि जब भारत में इस्लाम, बैकग्राउंड ये कि अफगानिस्तान बेसिक रीजन क्या है, टेक्निकली पाकिस्तान समझता है वन नेशन हमारी डेप्थ है और भारत हमारा एनिमी है, पर जो रिसेंटली तालिबान आके जो टेक्निकली प्योरर स्कूल है, नहीं बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है समझना कि वो देवबंद क्यों गया, उसका वहां पर इतना रिसाउंडिंग रिसेप्शन क्यों हुआ, सब समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये क्या है सर कि जब ये यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा था और जब लोग मुसलमान बन गए और जब बाहर के इस्लामिक, जब हमारे यहाँ इस्लामिक रूल आया, तो जैसा कि होता है कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ने लगता है, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। जैसे अकबर ने दीन इलाही बनाया, तो जब ये सब लोकल कंडीशंस के साथ अडेप्ट होता है। अब आपको मैं बता दूं क्या होता है कि एक जो बकरी भी होती है ना सर, वो भी अडेप्ट करती है। एक आइलैंड है वही अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में, जहां पर बकरियां हैं वो मछली पकड़ लेती है, खाती है, बिकॉज एट वन टाइम शिप वाज स्ट्रैंडेड देयर, एंड वो एक शिप वहां पर रेक हो गई थी और बकरियां आ गई आइलैंड में, खाने को कुछ नहीं था तो भूखे उन्होंने ये कला सीख ली। सो दिस इज व्हाट इन्वायरमेंट डज। मोरक्को में एक जगह जहां बकरियां जो है वो पेड़ पे चढ़ जाती है। सो दिस इज this kind of evolution nature induces, or circumstances. तो लोग जो मुसलमान भी थे वो सब कॉन्टिनेंट के, आखिर वो तो सनातनी ही थे, सनातनी से बने से, तो उसको तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता, चाहे आप लाख प्रिटेंड करने लगो, अच्छी खासी हिंदी को आप उर्दू बोलने लगो, उसको उर्दू भाषा का ये करने लगो, वर्ब हिंदी से ले लो, संस्कृत से ले लो, और कहो कि उसमें कुछ, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं ना, वैसे ही उसको एक मुसलमानों की भाषा बना दो, बट वो दैट्स अ वेरी थिन ओवरले। तो ये हुआ क्या सर कि कुछ लोग थे उस समय भी और आज भी हैं
जो टाइम टाइम पर उन्होंने करे सब सर्व सत्यानाश हो गया, ये तो हिंदुओं की तरह बन गए, ये तो फिर अपने हिंदू बाप दादा को याद करने लगे, ये तो दिए जलाने लगे, ये तो मूर्तियों की पूजा करने लगे, ये तो हिंदू फेस्टिवल्स मनाने लगे, ये तो सिंक्रेटिक कल्चर बनाने की बात कर रही, इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने कहा ऐसा तो इस्लाम इस्लाम जो है वो कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो उन्होंने एक अकबर के टाइम में एक व्यक्ति था, अकबर और जहांगीर के टाइम में, उसका नाम था सरहिंदी। अब वो जितने ये जो हिटरोडॉक्स मूवमेंट्स जो थे, जो कि सब कॉन्टिनेंट में एसिमिलेशन वगैरह की बात कर रहे थे बिटवीन हिंदू मुस्लिम, उसके खिलाफ खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये हम बिल्कुल ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इस्लाम के साथ। अकबर को बहुत सारी चिट्ठियां लिखता रहता था। तो, और फिर अपने इसने एक बहुत बड़ी, ही वाज फ्रॉम सरहिंद इन इन जालंधर, ठीक है, वहां मैं बहुत एक्सरसाइज कर चुका हूँ एज ए यंग ऑफिसर। तो उसके बाद ये अपना एंसेस्ट्री उमर, जो कैलिफ उमर कैलिफ को क्लेम करता था। तो ये अपना पूरा अपना एक ही इवॉल्व्ड फिलॉसफी और ये वो कट्टरपंथी का शरिया, और वो तुर्किस्तान, अरेबियन पेनिनसुला, सीरिया, ये सब जगह, कास्कार, ये इन जगहों पर अपने चेलों को भेजना शुरू किया, ठीक है, टू स्प्रेड दैट ऑर्थोडॉक्स इस्लाम। उसके 200 साल 150 साल बाद एक शाह वलीलुल्लाह आया। शाह वलीलुल्लाह, उसकी आज भी यहाँ पे उसके दिल्ली में उसकी सेमिनरी है यहाँ पे, वो भी इस्लामिक रिवाइवलिज्म की बात करने लगा। फिर उसने पत्र लिखा अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान में, ठीक है ना, कि भैया यहाँ पे आइए, यहाँ पे नहीं तो इस्लाम खत्म हो जाएगा इंडिया में, मराठों ने हमारे नाक में दम कर दिया है लेके। तो अहमद शाह अब्दाली फिर उसको उसको बुलाया, वो भी इस्लामिक रिवाइवलिज्म की बात किया। और ये जो शाह वलीलुल्लाह का जो फादर, इसने फिर टू नेशन थ्योरी भी डाला था, बहुत कम लोगों को मालूम कि शाह वलीलुल्लाह ही सेड कि हिंदूज और मुस्लिम्स, कहा कि मुस्लिम्स को ये समझ में आनी चाहिए कि वो हिंदुओं से बिल्कुल बिल्कुल अलग, ठीक है। इसके फादर जो थे शाह अब्दुल रहीम, उन्होंने औरंगजेब का वो जो कोड ऑफ कंडक्ट था, फतवाए आलमगीर, उस कंपाइलेशन कमेटी में थे। एनीवे, उसी समय कुछ साल के बाद, अबाउट 50 years hence, आई वुड से एक व्यक्ति पैदा हुए 1786 में, सैयद अहमद बरेलवी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने बालाकोट स्ट्राइक तो याद ही होगा, हाल में इंडियन एयरफोर्स ने जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था। हाँ जी सर। लेकिन उसी भूमि से 1831 में एक सैयद अहमद बरेलवी, उसने महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ जिहाद डिक्लेयर किया। वहां पर वो पश्तून्स की और लोगों को इकट्ठा करके उसने एक सेना बनाई, ठीक है। और सैयद अहमद बरेलवी का अहले हदीस और देवबंदी के मतलब बड़ा स्कॉलर माना जाता है उसको। ये शाह वलीलुल्लाह का जो बेटा था अब्दुल अजीज, उसका ये चेला था। और 1817 में जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, तो इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। और फिर ये 1821 में ये हज गया, वहां से पूरा ये और भी रेडिकलाइज्ड होके ये किया। तो वहां जाके इसने फिर वो पश्तून्स को इकट्ठा करने किया और उसने फिर अटैक किया, ठीक है, वहां से बालाकोट से, और ये मारा गया भाई महाराजा रंजीत सिंह फोर्सेस।
तो जितने ये पश्तून थे उसमें सेगमेंट, एक बहुत बड़ा सेगमेंट इससे अलग हो गया, क्योंकि वो कह रहा था कि ये जिस ब्रांड का इस्लाम जो ये ला रहा है, इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद आवर ट्राइबल कोड ऑफ कंडक्ट, पश्तूनवादी से ये है। ये कहता था कि इसके सोल्जर्स थे, कहता था कि सभी जो पश्तून बेटियां हैं सबको अभी शादी कर दो। लेकिन अब उनका ये था कि भाई वो बड़ा सोच समझ के शादी करते थे कि जिसके पास मीन्स होता था, कोई भी अपना घर के लिए दामाद की चुनता है शादी या कर तो दो। हाँ। तो ये वो कहते कि उसने इनको बिट्रे कर दिया। एक्चुअली बिट्रे नहीं किया था। दिस फेलो डिडंट रियलाइज कि द ट्राइबल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पश्तून्स इज द बेसिस ऑफ द नेशनलिज्म, और उससे इस्लाम को अगर कोई छेड़छाड़ करेगा मतलब उसके साथ, तो उसका यही रिजल्ट होगा। उसके बाद ये मारा गया। सो एक तरह से देखिए कि महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ इसने जिहाद छेड़ा था, और मोर देन 150 years हेंस 1831 से लेके जोड़ लीजिए 70 ऑलमोस्ट 180 years हेंस, जब उस पे बालाकोट पर हमला हुआ है, तो उस समय जो एयर चीफ थे वो एडमिरल सॉरी एयर चीफ मार्शल धनोआ साहब। How history ठीक है moves सर। in circles, sir. यस कभी यस यस। history basically moves in circles. कैसे महाराजा रंजीत अब सिंह आप जी आप 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 जब भी जिस तरह से उसको देखना, इसको ये किया, ठीक है ना। फिर इसने सैयद अहमद बरेलवी ने ये भी डिक्लेयर किया हद से आने के बाद कि ये दारुल हर्ब है। मतलब दारुल हर्ब का ये है कि उन्होंने इस्लामिस्ट ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट रही है, दारुल हर्ब जहां पे ये काफिर रहते हैं, और दारुल इस्लाम, और कहते हैं कि हमारे ये कर्तव्य है कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है। सो ही वी बिलोंग टू दैट। अब होता क्या है साहब कि बट इसने जो तैयारी की थी ये जिहाद के लिए, उसका काफी इम्पैक्ट रहा, और वो इम्पैक्ट जो है वो 1857 तक आता गया। तो जो लोग 1857 के उसको पढ़ते हैं, इसको कृपया वो जो सैयद अहमद बरेलवी का जो बालाकोट से अटैक था या जो उसने वो मूवमेंट चलाई थी उससे जोड़ के देखें। उस सेटबैक के बाद इन्होंने अपना जो साई वॉरफेयर हो या जो सीक्रेट जो कंसोलिडेशन, सीक्रेट मोबिलाइजेशन हो, उसको इन्होंने जारी रखा ओवर द इयर्स फॉर 25 years। तो इसलिए 1857 जब हुआ तो बहुत बड़ा धक्का लगा इनको। मतलब इन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था टू री एस्टैब्लिश इस्लामिक रूल इन इंडिया, वो जाता रहा। और उसी के रिएक्शन में फिर ये इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया। तो देवबंद का मतलब ये मूवमेंट का ये कि इंट्रोस्पेक्ट कर। तो इन्होंने कहा कि हमने बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर लिया और हम इस निर्णय पर, नतीजे पे पहुंचे हैं कि क्योंकि हमने भारत के सनातनियों के इन्वायरमेंट से हमने समझौता कर लिया था, और धीरे धीरे हमारा वो डाइल्यूट, यानी कि हमारा कट्टरपंथ जो था वो डाइल्यूट हो रहा था, इसलिए हमको ये सेटबैक मिला 1857 में। उसी रिएक्शन में सर 1861 में देवबंद की स्थापना। तो उन्हें रिएक्शन क्या हुआ? वो कहते थे कि ये मजारों पे जाना, ये तो सनातनियों जैसी प्रैक्टिस है, वहां पे अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी है जलाना, वो अन इस्लामिक है एंड ऑल दैट। ये तो जब उनमें ये हुआ तो एक ऐसा भी ये था, एक पक्ष था जो कि इनके खिलाफ था, और वो था अहमद रजा खान बरेलवी। जो पहले मैंने कहा था बालाकोट वाला था, वो सैयद अहमद बरेलवी था।
हम्म, ये जो है ये अहमद रजा खान बरेलवी, ठीक है। हम्म, हम्म, तो अहमद रजा खान बरेलवी ने एक वो चलाया मूवमेंट कॉल्ड बरेलवी मूवमेंट, जो हम्म, कि सुन्ना और प्रोफेटिक ट्रेडिशंस थे उस पर ज्यादा जोर था। हम्म, और उनको ये था भाई कि प्रॉफिट मोहम्मद को जो प्राइमेसी देनी चाहिए, इस मतलब ये वो वो लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम्म, और लेकिन हाँ, वो भी वो सेंट्स में भी बिलीव करते हैं, मतलब इंटरवीनिंग जो मीडियम है बिटवीन अल्लाह एंड बंदा, एक इंटरवीनिंग मीडियम जो सेंट्स है उनको भी वो उनकी अहमियत को भी वो मानते हैं। और तालिबान को ये एंटी इस्लामिक मानते हैं अच्छा, ये और तालिबान कहते भी हम हैं। इस्लामिक मान रहे हैं? तालिबान ऑब्वियसली बोलता है मैं प्योरेस्ट फॉर्म हूँ। हाँ, तालिबान को ये इस्लामिक, वो जो पहला वाला जो था ना, सैयद अहमद बरेलवी, ही हम्म, वाज मोर लाइक अ वहाबी, ठीक है ना, मतलब मोर ऑन द लाइन्स ऑफ वहाबिज्म, और देवबंदी का वो था। मैंने कहा ना, उसको बहुत मानते हैं ये देवबंदी लोग। लेकिन ये कहते हैं कि तालिबान जो है ये एंटी इस्लामिक है, और ये बाहर की ताकतों का ये एक कॉन्स्पिरेसी है, मतलब उनके एंटी इस्लामिक कॉन्स्पिरेसी का नतीजा है। हम्म, देवबंदियों का मैंने कहा कि उनका ये मानना था कि ये जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है वो इस्लाम को करप्ट कर रहा है। इसलिए इन्होंने वो दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की। तीन चार उसमें अ, इस्लामिक वो थे, मौलाना थे जिसके जिन्होंने गंग गंग गंगोई, नानूतावी, मोहम्मद आबिद उस्मान, फजलुल रहमान उस्मान, ये तीन चार थे जो मिलकर स्थापना की। और ये दुनिया की एक तरह से एक सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रूप में, अल अजहर यूनिवर्सिटी इजिप्ट का सबसे बड़ा है। हम्म, और उसने भी बहुत सारे, जो आपका मोहम्मद गयूम जो है मालदीव्स वाला, वहीं रेडिकलाइज होके आया था। आई हैव मेट मिस्टर गयूम। लेकिन थोड़ा आप आपको बता दूं कि पाकिस्तान में हम्म, तो देर आर ओनली 15 to 20%, हम्म, 15 to 30% देवबंदीज। हम्म, लेकिन 65% जो सेमिनरीज और मदरसाज हैं वो देवबंदी है। और 25% बरेलवियों का है, 6% अहले हदीस का है। और डूर एंड लाइन के दोनों तरफ, या डूर एंड लाइन की चर्चा जो करेंगे हम, इंडिया जो जो लाइन विच एट द अफगानिस्तान। मोमेंट सेपरेट्स अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, उसके हम्म, दोनों तरफ ये देवबंदी रहते हैं। हम्म, हम्म, तो ये एक मैं आपको बुनियादी जो रीजंस दे रहा हूं कि ये बिखराव जो है ये तो इनहेरिट है सर। हम्म, ये हम्म, चार इवेंट जो आपको मैंने बताए ना, वो हम्म, उसमें उसने उस बिखराव को और इम्पीटस दे दिया हम्म। है। सर, आपने बेसिक आ, जो हिस्ट्री ट्रेस करी है कि ये बिखराव क्यों है, क्योंकि बोलने पे, पब्लिक स्टेटमेंट्स पे पाकिस्तान का लीडर बोल दे सऊदी अरेबिया ब्रदर है, ईरान सेम है, अफगानिस्तान सेम है, बट फॉरगेट इंडिया, जो बहुत जरूरी है। इनके अपने के, इंडिया को आप रिमूव कर दें पूरी इक्वेशन से, जो संभव नहीं है, बट अगर आप उसको थियोरेटिकली रिमूव करें, तो इनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स ही इतने उगल रहे हैं, इतने जल रहे हैं, इतने मैसिव हैं कि ये एक तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर इनएविटेबल है, क्योंकि अब सेपरेट नेशंस हैं, बाउंड्री दुरन पे आएंगी तो सर आप एक्सप्लेन और कीजिएगा। दूसरा क्या है सर कि ये तो इस्लाम के अंदर की मैंने आपको बात बताई। हम्म, जो वेस्ट एशिया रीजन से जो रिलेटेड है, इनकी आपस में इतनी क्यों दुश्मनी? हम्म, हम्म, तो देखिए क्या है कि एक तो ओरिजिन जो ये कहते हैं कि हम, चाहे वो जुडाइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हम्म, वो सब कहते हैं कि या इस्लाम कहते हैं कि ठीक है, हम अब्राहम से ही हम सबका एक फिगर थे, अब्राहम, वेरी रेवर्ड फिगर।
तो जो जूस है वो कहते हैं कि ये भाई हम 12 ट्राइब्स थे, और वो मतलब वो उनके पिता जो थे आइजैक और जेकब थे, और हम उनसे निकले हुए हैं। और इस्लाम कहते कि नहीं, वो असली बेटा जो इब्राहिम का था वो इस्माइल था, और 12 ट्राइब्स वहां से निकले। और क्रिश्चियंस बोलते हैं कि हम तो जूइश ट्रेडिशन में ही थे, जुडाइज्म ही फॉलो करते थे टिल जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। ठीक है, तो हमने वहां से अपना रास्ता बदल लिया। ठीक है, तो ये सब के सब जो ये मैंने बताया, ऑल ऑफ देम ट्रेस देयर ओरिजिन टू इब्राहिम। कुरान भी वो इसके बारे में बात करता है। और ये जो प्रॉफिट्स पहले हुए थे, मोजेस हुए या जो मूसा जिसको ये बोलते हैं, वो सबको ये मानते हैं एज प्रॉफिट्स। ठीक है ना, बट प्रॉफिट मोहम्मद को कहते हैं कि फाइनल। तो ये सब चीजें हर उसमें होती है, मतलब हर हम्म। संस्कृति में है कि शूट्स एंड ऑफ शूट्स, कि ये जो आप इजराइल, हम्म। ईरान, ये सॉरी, जो इजराइल अरब का जो ये पीस प्रोसेस है जिसको अब्राहमिक अकॉर्ड्स कहते हैं, व्हाट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अटेम्प्टेड इज टू गेट दैट सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग देम। दैट इज व्हाट इज द अब्राहमिक अकॉर्ड अबाउट। आप समझ रहे हैं? अब हम्म। उससे ये ये इसीलिए मैं इसको ये कह रहा हूं। और सर पर वो एक बहुत ही वास्ट मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम है। नहीं, नहीं, हाँ, तो क्या अभी क्या जो अभी जो बिकॉज अभी वो क्या अभी अभी क्या अभी हुआ है कि हम्म। कि आमिर खान मुत्तकी आए देवबंद, देवबंद मदरसा में आए। ठीक है ना, हम्म। हम्म। और और साइमल्टेनियसली अफगानिस्तान पाकिस्तान इरप्ट कर गया, तो लोग उसको नहीं, इंडिया का नहीं, नहीं, कॉन्टेक्स्ट। वो बहुत नहीं, वो पहले से ही कुछ महीनों महीनों से ये चल रहा है। तो ढेर सारा वो अनाउंसमेंट हुआ, और उसने ये भी हुआ कि टेक्निकल मिशन जो है वो इट विल बी अपग्रेडेड टू अ फुल एम्बेसी लेवल। ठीक है ना, और ये हुआ क्या कि इसमें ये भी पहले 11th 12th सेंचुरी तक जो अफगान्स जो थे वो दे फॉलोड सूफी ट्रेडिशंस। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जब ये बरेलवी देवबंद इस्लाम आया, तो देवबंद इस्लाम सेंट मिशनरीज टू अफगानिस्तान। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो तुम्हारा जो ये पश्तून वाली है, तुम्हारा जो ट्राइबल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उससे हमारा कुछ मतलब लेना देना नहीं है। यू कैन फॉलो दोज एंड, बट आप हमारी विचारधारा के साथ वो हो जाओ, मिल जाओ। सो दैट इज हाउ दे बिकेम देवबंदीज, की यार ये तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं रहे हमारे साथ। सो दैट इज हाउ दे कन्वर्टेड टू टू द देवबंद स्कूल ऑफ इस्लाम। स्कूल ऑफ थॉट। हाँ। हाँ, अब होता क्या है कि जब सोवियत इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान का, हम्म। तो उसके बाद जब ये तैयार की गई है हम्म। पार्टीशन के बाद, तो ये सहारनपुर वाला तो देवबंद भारत में रह गया। हम्म। तो कहा कि अब हम क्या करें, तो वो हकानिया में, हकानिया एक यूनिवर्सिटी, हकानिया मदरसा खोला गया खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि देवबा वहां का ब्रांच था ये करके। तो इन लोग को तो बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस थी जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ था वहां के देवबंदीज को, कि हम तो हिंदुस्तान को छोड़ के आ जाए, यहाँ चले आए, लेकिन हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो तो हिंदुस्तान में। सो हकानिया वाज सेटअप। अब उनका नाता जुड़ा रहा यहाँ से, जब तक ये हकानिया नहीं बना था तब तक उनका इंडियन देवबंद से नाता जुड़ा रहा। वो भारत आते रहे। ठीक है ना, अफगान देवबंदीज जो थे वो भारत आने लगे। फिर जब ये सोवियत इन्वेजन हुआ, तो ये हकानिया यूनिवर्सिटी, जो हकानिया सेमिनरी है, उसको एक
उसमें अल कायदा का जो वहाबी विचारधारा के लोग हैं वो उसमें इन्फिल्ट्रेट किए और देवबंद और उसके बीच में एक हाइब्रिड सा एक देवबंदी आइडियोलॉजी बनाया गया, ठीक है। और ये लोग फिर ये मार काट वायल वो जो पूरे बिकॉज दे जिहाद करना था सोवियत फोर्सेस के खिलाफ, तो अमेरिकन ने इनको अच्छे से इस्तेमाल किया और सऊदीज यहाँ पर काफी अपने लोग भेजते रहते हैं और इसीलिए शुरू से ही सऊदी अरेबिया जो है इज ऑलवेज अगेंस्ट देवबंदी इस्लाम। और सऊदीज का ये कहना है वो केवल पहले 3 कैलिफेट्स पे वो विश्वास करते हैं, कहते हैं कि इस्लाम मतलब द स्टोरी वाज ओवर आफ्टर फर्स्ट 3 कैलिफेट्स, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड देवबंदीज हैं इन्होंने दे फॉट इन द बैटलफील्ड्स ऑफ अफगानिस्तान और जो इंडियन जो देवबंद के लोग थे इनको ये रेनिगेट्स मानते हैं। और उसके बाद जब ये सोवियत फोर्सेस का जब विड्रॉल हुआ तो 6 साल तक देयर वाज टोटल शिमोजल इन अफगानिस्तान, नोबडी न्यू कि ये क्योस था मतलब। तो कोई एक्चुअली जीता नहीं था उसमें। अब ना तो इंडियन देवबंदी जीते थे, ना हकानी देवबंदी जीते थे, ना अल कायदा जीता था। तो ये कंफ्यूजन जो चल ही रहा था, फिर राइज हुआ ये तालिबान का 1996 में। हाँ जी सर। और जिसने ये तालिबान बनाया होम मिनिस्टर नसरुल्लाह बाबर अहमद जेंटलमैन, हिंदुस्तान आए हुए थे हैमिल्टन। तो 1996 में उन्होंने तालिबान बनाया। और ये कौन था ये 1996 वाला तालिबान? ये they were all product of that हकानिया मदरसा, ठीक है। और इस तालिबान को इंडियन देवबंदीज जो है या हाइब्रिड देवबंदीज को इन्होंने ये नहीं अप्रूव करते थे। तो लेकिन क्या हुआ सर कि यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये 1996-2001 के बाद हम पर बहुत प्रेशर आया भारत में कि जब ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम स्टार्ट हुआ, जब अमेरिकन स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग और वो एक्शन शुरू हो गया कि भाई आप भी 2 डिवीजन डालिए वहां पे। और भारत में बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उस समय उनको प्राइम किया गया कि आप कई लोगों को जानते हैं कि 2 डिवीजन डाल दो, दो डिवीजन डाल दो, यू नो अदर अफगानिस्तान में अमेरिकन ऑपरेशंस। हाँ, कि इन सपोर्ट ऑफ द अमेरिकन, ठीक है ना। तो 2 डिवीजन डाल दो ये सब। बट थैंक गॉड वी हैड द सजासिटी कि हमने उसको ये सब जो एक मुहिम चलाई गई है तो वो सफल नहीं हो पाया। और वो बड़ा अच्छा मूव था बिकॉज उसका रिजल्ट क्या हुआ इश्करन कि हमारे वी एंजॉय ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ गुडविल इन अफगानिस्तान। और वो पीरियड जो था पोस्ट 2001, उस पीरियड को हमने यूटिलाइज किया। ऑल दीज अफगानीज वांटेड टू कम एंड टू स्टडी टू इंडिया, मतलब टू इंडिया इन द इंडियन देवबंद सहारनपुर के पास में। हमने उनको बहुत अच्छे से फैसिलिटेट किया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो अभी जो तालिबान आया है ये सारे के सारे इंडियन मतलब दे आर लिंक्ड टू द इंडियन देवबंद। सर व्हाई ओनली दैट? अगर आप देखो जो आप बोल रहे हो तो हम जस्ट रिकलेक्टिंग कि पिछले 20 साल में अगर आप दिल्ली के एरियाज देखो, लाइक ये आपके आश्रम, जंगपुरा, लाजपत नगर, ऑल दीज एरियाज में अफगानी प्रेजेंस हैज रियली रिजन।
क्योंकि दैट मीन्स हम उनको आराम से आने दे रहे थे, और जो अपना जी व्यापार जी करने जी। आते हैं, ट्रेड करने आते हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, तो आप इस पूरी बेल्ट में देखें काफी अफगानी प्रेजेंस बढ़ी है, लोगों ने घर रेंट्स पे दे दिए हैं। तो वो एक बेल्ट में पिछले 20 साल में बहुत गैप आया जो हमारे बचपन में नहीं था वहां पे। जी, तो आपने जो तालिबान तालिबान 10 जो था, हम्म मुल्ला उमर वाला तालिबान, वो हम्म हकानिया, उसकी हकानिया आइडेंटिटी थी। हम्म और अभी जो तालिबान 20 है, हम्म वो इंडियन देवबंदी का है। हम्म हम्म अब हुआ क्या साहब कि तालिबान ने कश्मीर पर, यानी मुत्तकी ने जो कहा, हम्म भारत की सॉवरेनिटी को बैक किया कश्मीर पर। और हम्म जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब उस समय, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे बॉर्डर पे युद्ध चल रहा था, हम्म एम्बेसी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एम्बेसी के लेवल तक अपग्रेड करने का डिसीजन ले लिया गया था। और हम्म ये एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया, ये भी कहा गया, और ये मैं आप लोगों को इस पर थोड़ा गौर इस पर गौर फरमाइएगा कि स्टेटमेंट में कहा कि हम तो भाई पड़ोसी हैं। हम्म सेड दैट इंडिया एंड अफगानिस्तान आर नेबर्स। हम्म किस तरीके से? क्योंकि पीओजे के, हम्म in a way, he acknowledged that POJK belongs to India. हम्म हम्म तो जब POJK इंडिया का है, हम्म तो हमारा 106 किलोमीटर बॉर्डर हम्म हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। शेयर हो जाएगा। हम्म 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 ठीक है ना? ये कितना तो रैडिकल शिफ्ट है अफगानी पॉलिसी में, क्योंकि आज की डेट में अफगानी लीडरशिप ये है, और नेशंस हाँ, मेक देयर डिसीजंस एज पर द सिचुएशंस। इंडिया ने तो अपना जैसे ये जो वखान कॉरिडोर है, क्वेश्चन अपना फ्रेम, तो दो चीजें सर, ये कितना पॉलिसी चेंज है अफगानिस्तान की पोजीशन में, या ये एंशिएंट पोजीशन है शाह के टाइम से चलती आ रही है जो भी है। और दूसरी कि पाकिस्तान जो एक अफगानिस्तान को शुरू से, जो हम जब पढ़ते थे कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, अफगानिस्तान साथ है, उस पूरे कॉन्सेप्ट में वॉर से पहले भी, वॉर के अलावा भी, इफ आर बॉर्डर्स बिकम टू अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए कितना अर्थ शैटरिंग इवेंट, एंड व्हाट इज पाकिस्तान फीलिंग, वेदर इट बी द आर्मी, द आईएसआई, उनके एस्टैब्लिशमेंट में इसका क्या असर हो रहा है सर, या उनकी पॉलिसी नहीं, में। वही मैं कह रहा हूं ना, वो वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। आप हम्म उनके स्टेटमेंट्स देखो ना, हम्म मतलब अफरा तफरी आखिर क्यों नहीं होगी? हम्म उसने तो मुत्तकी ने पाकिस्तान के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लगा दिया है उसने। यस यस हम्म तो ये कहते हैं कि जरदारी साहब ने कहा कि ये जो इसका जो स्टेटमेंट है मुत्तकिल का, उसमें ये कहा कि उसने मुस्लिम इंटरेस्ट को अबैंडन कर दिया। कहा कि कश्मीर मुस्लिम्स के इतिहास और मुस्लिम उम्मा के साथ अन्याय किया है। हम्म ये कहा जरदारी ने। अब हम्म पता नहीं जरदारी साहब कौन से इतिहास का बात कर रहे हैं। हाँ, और अफगानिस्तान तो जैसा कि मैंने कहा कि तब था हम्म जब पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब कोई इमेजिनेशन भी नहीं था उस समय, ठीक है ना? मतलब इवन बिफोर इट वाज कंसीव्ड, मतलब उसके अंग्रेज के गर्भ में भी नहीं आया था पाकिस्तान। हाँ, हम्म तब से अफगानिस्तान है। सर अंग्रेज अब ही नहीं इस 19 रीजन में आए। सर अंग्रेज ही इस रीजन में नहीं आए थे, उससे पहले से है। वही कह रहे हैं सर। या वो एब्सोल्युटली राइट है। he तो predates the British presence in this area, in हाँ, this region. हाँ, उस समय तो जब अफगानिस्तान बिकेम एन इस्लामिक कंट्री, वो दैट वाज द डार्क पीरियड इन यूरोप, बाय द वे। Yes, yes, ठीक है ना? yes. Dark तो medieval time, न, yeah, अ, dark ages, तो 1947 के बाद जब पाकिस्तान उम्मा का ठेकेदार उसने बनने का कोशिश किया। हम्म हाँ, और
एक शिया से, शिया से यानी कि जिन्ना से पाकिस्तान ने फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस एक सुन्नी कंट्री बनाया, ठीक है ना, और इस्लाम को देखिए कहां पर लाके उसने खड़ा कर दिया ये। और वहां पे यही नहीं हुआ सर, तहरीके लबैक पाकिस्तान, ये जो गाजा में अब मैं जो अभी जो वो शर्म शेख में हुआ और गाजा का जो पर समझौता हुआ, तहरीके लबैक पाकिस्तान सड़कों पे आ गई। एंड व्हाट इज तहरीके लबैक? खादिम रिजवी का ये तहरीके लबैक पाकिस्तान कौन है? ये बरेलवी है सर। और बरेलवी को इनको भी फौज में ही बाद में खड़ा किया था इमरान खान को कुर्सी पे बिठाने के लिए, बिकॉज ये देवर ट्रेडिशनली जब 60% से ज्यादा बरेलवीज हैं तो ये पूरा ये नवाज शरीफ के सपोर्टर्स थे। तो इसको इमरान खान को कुर्सी को बैठाने के लिए उनको वेपनाइज किया गया बरेलवीज को। और एक ऑर्गेनाइजेशन थी तहरीके लबैक पाकिस्तान, वो सड़कों पे है। वो कह रही है कि भैया ये तुमने पाकिस्तान को कि तुमने क्या स्टैंड लिया है, तुमने बेच दिया ये पहले ये पैलेस्टीनियंस के इंटरेस्ट को, तुमने इस्लाम के साथ धोखा दिया। वहां पर जाके उन्होंने हमला करना चाहा ये अमेरिकन एम्बेसी पे। और इसके पहले आपको याद है जो चार्ली हेब्डो वाला जो हुआ था उसमें इन्होंने 10-12 पुलिसमैन मार दिए थे। लेकिन तो देखिए सर मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो आपको याद है ना, ये जब अगस्त 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन करवाया था भारत के खिलाफ, आज देखिए आज पाकिस्तान के खिलाफ ही डायरेक्ट एक्शन हो रहा है। उधर से तालिबान ठोक रहा है, अंदर से तहरीके लबैक ठोक रहा है, उधर से बलूचिस्तान ठोक रहा है, ठीक है ना। सभी तो डायरेक्ट एक्शन हो रहा है ना सर अंदर में। और सीधा वो तो आर्मी को ठोक रहे हैं सर, ट्रेन हाईजैक कर रहे हैं, आर्मी को ठोक रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग फॉर द सॉफ्ट टारगेट, दे आर सेइंग आपका जो बिगेस्ट टारगेट है आर्मी है, आपकी पुलिस फोर्स है। कभी सुनने में आता है इसको किडनैप कर लिया, जो एसएचओ बोलते हैं, कभी सुनने में आता है एसपी को किडनैप कर लिया। वहां तो मजाक बनाया हुआ जैसे आप मतलब एक तरह से जिसका जो भी अधिकारी मिलिट्री और पुलिस उसको उठा रहे हैं वो। और अक्रॉस द बेल्ट सर, बलूचिस्तान टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पूरा ही एरिया, मतलब इट्स अ कंप्लीट एरिया वेयर पंजाबी आर्मी का कंट्रोल अब इफेक्टिवली पंजाब में ही लिमिटेड रह गया है। जी जी जी। तो ये देखिए मैं कह रहा था ना कि मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द साइक, यू नो दैट आई हैव रेड, साइक आई हैव रेड। ये क्या है ना, जो पाकिस्तान के जो पंजाबी फौज है वो सोचती है कि ना ये बुद्धू लोग हैं, ये अफगान के लीडरशिप है, ये तो जाहिल है, ठीक है, हमको तो अंग्रेजी आती है, ठीक है, और ये नहीं जानते कि तुम यूएस और ब्रिटेन के नाजायज औलाद हो। और ये सोचते थे कि हम पश्तून्स को ना इजिली मैनिपुलेट करके और हम इस अपना को जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना लेंगे। अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान इज क्रिएटिंग अ स्ट्रेटेजिक इन रिवर्स। तो ये क्या हुआ है सर कि यू नो एज आई वाज टेलिंग यू कि एथनिसिटी जो है वो इस्लाम पर भारी पड़ा है। पंजाबी पश्तून जो आप बोल रहे थे कि बेसिकली इट्स एन यस एथनिसिटी जो है। हाँ, जी ये पूरा बेसलाइन ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो पंजाबी पश्तून जिस लेंस से आप बहुत इंटरेस्टिंग है सर ये कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके रिलीजन के ऊपर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भारी पड़ रहा है, ट्राइबल लॉयल्टी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पश्तून एंड अ पंजाबी कल्चर, एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या है ये इश्करन ये अभी बहुत चर्चा थी ये अफगानिस्तान ये सॉरी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन द लाइंस ऑफ नाटो
the attack on one country will be construed as attack on another country. ये लिटमस टेस्ट था. जब तालिबान ने हमला किया, क्या ये लिटमस क्या क्या कुछ किसी तरह की मदद के लिए सऊदी अरेबिया आगे आया है? अब सऊदी क्यों आएंगे आगे? वो पहले से ही यमन में एक बहुत लेंथी और कॉस्टली वॉर वो लड़ रहे हैं. उनके उनके टेंशन ईरान के साथ है. अब है क्या कि जो अभी डूरैंड लाइन 1893 किलोमीटर लॉन्ग जो डूरैंड लाइन है, उस पर जो दो बॉर्डर क्रॉसिंग है तोरखाम और चमन में, वो दोनों बंद है. ठीक है. और साथ में ये बगराम बेस फैक्टर भी है. यूएस ने सोचा कि हमको बड़े मतलब आसानी से थोड़ी सी पाकिस्तान का लेवरेज लगाएंगे और तालिबान हमको दे देगा वो सारा कुछ. वो इनको कुछ मिल नहीं रहा है. अभी जो आपको एक बात मैं बता दूं कि फिर देखिए समय का चक्र कैसा होता है. जब IC-814 हाईजैक हुआ था, तो उस समय जो जियो पॉलिटिकल समीकरण थे वो बिल्कुल अलग थे आज से. और उस समय जब डोवल साहब गए थे, तो मुत्तकिल जो थे, मुत्तकी, वो जो तालिबान गवर्नमेंट में मंत्री थे, और वो तालिबान पाकिस्तान का प्रोटेजी था. और आज देखिए, वो समय का चक्र जब चला, सर्कल लिया, तो आज वो डोबल साहब के साथ किसी दूसरे हैसियत में आके मिल रहे हैं. बाकी मैं बताना चाहता हूं कि ये जितना आप देख रहे हैं, ये जो जियो पॉलिटिकल 3-4, ये मैं इब्राहिमिक अकॉर्ड्स का बात किया मैं मैंने. थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम डरन लाइन मूव नहीं कर पाए बीच में, कि जो ये, हाँ हाँ हाँ, ये पूरा आपने कहा कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पंजाबी और पश्तून, और उसके बीच में एक लाइन है जो नेशन की लाइन क्रिएट की है, डरन लाइन. अब डरन लाइन प्रीडेट्स पाकिस्तान फॉर्मेशन ऑल्सो. तो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर को अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हुई थी. तो ये डरन लाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, क्यों शुरू हुआ? ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट आप बोल रहे हैं, इसका इस पे क्या इम्पैक्ट है? और टुडे के कॉन्टेक्स्ट में अब ये डरन लाइन किस तरह रिजॉल्व होगी? क्योंकि एक तरह से तो जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान बैठा है वो जुड़ना चाहता है अफगानिस्तान से. तो ये डरन देखिए लाइन क्या नहीं, ये जो इसको इस तरीके से देखिए कि ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो इलाका है, वो हमेशा किसी न किसी ग्रेट गेम का एक हिस्सा रहा है. वो कुछ नक्शे में उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इस तरह से है. आज रेयर अर्थ जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है. क्रिटिकल मिनरल्स पाकिस्तान के पास है, उसने समझौता किया हुआ है उससे अमेरिकन के साथ, जिसका रेयर अर्थ पे चाइनीज का मोनोपोली है. तो ये ग्रेट गेम चल रहा है. तो अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है. उसके पहले क्या था? ये रेयर अर्थ के पहले ये, हाँ, इस ग्रेट गेम में अफगानिस्तान पाकिस्तान टेरिटरी में अमेरिका जो है चाइना को, उसको उसके मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. और इंडिया और रशिया जो है, उसको दोनों को इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन जब आप डूरैंड लाइन की बात करते हैं, तो उस समय भी एक ग्रेट गेम चल रहा था. और वो ग्रेट गेम क्या था कि रशिया, जो रशिया था, बाद में सोवियत रशिया था, दे हैड ऑलरेडी कम टिल सेंट्रल एशिया. हाँ जी. ये सारे जो आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स देखते हैं, वहां वो चले आए थे. ठीक है ना? उस पर उनका कब्जा हो गया था. नाउ नेक्स्ट वाज अफगानिस्तान.
तो अफगानिस्तान आ गया तो इंडिया आ गया उस समय, पाकिस्तान तो था ही नहीं। तो इन्होंने हाँ, कहा कि कोई तो, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड अगर आप हाँ, जोड़ दें तो फिर सर वही बॉर्डर हो जाता है। तो इन्होंने 1893 में जो अमीर है ऑफ अफगानिस्तान उनके साथ एक समझौता करके एक लाइन बनाई हम्म, कि ये हमारा लाइन है, इसके हम्म, मतलब ये लाइन जो है दिस विल, ये सोवियत जो डिजाइन, जो रशियन डिजाइन्स जो है एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, उसका उसका ये रेड लाइन है एक तरह का। अच्छा। तो उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, डूरैंड लाइन 2600 किलोमीटर्स लॉन्ग। हम्म, और उस लाइन के तहत उन्होंने कहा कि ठीक है, ये लाइन जो है उस तरफ अफगानिस्तान है, विच विल एक्ट एज अ बफर स्टेट, हम्म, हम्म, विच विल एक्ट एज अ बफर स्टेट अगेंस्ट द रशियंस। रशियंस एंड दिस ठीक साइड है इज ना? ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हाँ नहीं, रशियंस की सेंट्रल एशिया से, तो भाई सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में एक बफर कंट्री होगा, वो है अफगानिस्तान, सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया हाँ। बाय अ लाइन कॉल्ड डूरैंड लाइन। ठीक है? हम्म, तो हम्म, वो डूरैंड लाइन 2600 किलोमीटर्स लंबा है। वो होता क्या है सर, कि इट ऑल्सो कट्स द पश्तून एथनिसिटी। अच्छा। तो अपने अपने आपने लाइन तो ड्रॉ कर दी, कुछ इधर रह गए खैबर पख्तूनख्वा में, इधर रह गए पश्तून्स रह गए, बाकी जो ये पहले, अब तो जो फेडरली फाटा जो होता था, ठीक है ना, वो एरिया, तो वो लाइन तो इन्होंने बनाई, बट एथनिसिटी को उन्होंने उस लाइन ने डिवाइड कर दिया। अब जब मैं नेशनलिज्म की बात करता हूं, हाँ जी, हाँ तो जी। नेशनलिज्म की बात करता हूं, देखिए क्या है हम्म, कि मैंने आपको बताया कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में हम्म, जो नेशनलिज्म है वो इस्लाम के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो एथेनिसिटी के ऊपर बेस्ड हम्म, हम्म, है। हम्म, वरना अरब और पाकिस्तान में कोई फर्क ही नहीं होना चाहिए था। ठीक है? ईरान को अलग कंट्री ने, देयर शुड नॉट हैव बीन 55 कंट्रीज। तो हम्म, क्या है सर कि ये जो आपकी एथनिसिटी है ना, वो बहुत बढ़ चढ़ के बोलती है। हम्म, 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 इट स्लम्बर्स इन योर जीन्स, और वो कब एक्टिवेट हो जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है? तो उसमें उसमें है क्या कि आप देखिए, जो नेशनहुड है इसका, अफगानिस्तान का, मैंने कहा इट इज नॉट बेस्ड ऑन इस्लाम, इट इज बेस्ड ऑन एथनिसिटी लाइक एवरी अदर। लेकिन उसमें, उस टेस्ट में पाकिस्तान बिल्कुल फेल हो जाता है। हम्म, क्या है, दो कंट्री बने हम्म, वर्ल्ड वॉर के बाद, दो कंट्री बने। ठीक है हम्म, सर? ये नेशनहुड का कॉन्सेप्ट समझिए। हम्म, दो कंट्री बने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1947 में पाकिस्तान बना। हम्म, ठीक है? और 1948 में इसराइल बना। हम्म, हम्म, ठीक है? हम्म, एक एक के पास नेशनहुड था, हम्म, इजरायलीज के पास नेशनहुड था। हम्म, स्टेट नहीं था, नेशनहुड था। और नेशनहुड क्या था कि 2000 साल से, हम्म, जब मोजेस ने का एक्सोडस हुआ था, एंड फ्रॉम इजिप्ट ही वेंट टू माउंट सिनाई विद हिज फॉलोअर्स, हम्म, और उसके बाद कई एक्सोडस होते रहे, लेकिन दुनिया में चारों तरफ जूस थे। हम्म, यूरोप में थे, अफ्रीका में थे, इंडिया में भी थे, सभी जगह जूस थे। हम्म, फॉर 2000 ईयर्स रोज उनके हम्म, प्रेयर्स में उनके प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में उनको याद दिलाया जाता था। हम्म, हम्म, तो नेशनहुड तो उनके पास पहले से थी, हम्म, 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 और आज भी है। हम्म, सो देयर वाज नो स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, देयर वाज नो स्ट्रगल फॉर नेशनहुड। हम्म, तो यहां पर आए तो उनको ठीक है, नेशन स्टेट मिल गया, नेशन कंबाइंड विद स्टेट है, सो उनका नेशन। लेकिन पाकिस्तान जब बना, हम्म, इसके पास कोई नेशनहुड नहीं था। हम्म, 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 कोई नेशन इसके पास नेशनहुड नहीं था। वहां तो पूरी दुनिया से लोग कॉन्ग्रीगेट किए,
यहां तो ये भारतीय नेशन से स्प्लिट करके ये पाकिस्तान बना था। हम्म हम्म तो कैसा नेशनहुड? हम्म हम्म इसीलिए वो स्प्लिट कर गया 71 में। हम्म हम्म ठीक है हम्म सर। वो स्प्लिट कर गया। उसके बाद हम्म 71 में उसके उसके फिर दो टुकड़े हुए। और हम्म यही पश्तून उस नेशनहुड से उसका अपना नेशनहुड है, बलूचीज का अपना नेशनहुड है। हम्म हम्म ठीक हम्म है। जो ये लार्जर, आखिर ये सब इनकी जो मदर सिविलाइजेशन जो है वो हम्म सनातन है। हम्म हम्म अब हम्म जब आप सनातन से अलग हो गए तो आपके पास नेशनहुड आपको कभी मिल ही नहीं सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान जो है स्प्लिंटर करता रहेगा ये। सर, पर अब क्या पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, क्योंकि 71 फ्रॉम 47 टू 71 लगभग आपके 25 साल में एक बड़ा स्प्लिट हो गया। अब लगभग उसके बाद 50-55 साल और हो गए हैं। इस 55 साल में मेरे ख्याल से सबसे टफ टाइम पाकिस्तान का अब आया है टू रिटेन इट्स टेरिटरी, के जहां पे न्यूक्लियर ब्लफ कॉल ऑफ किया गया, वो इंडिया द्वारा किया गया, जिसको वो शुरू से अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं कि अफगानिस्तान वो डरेंट लाइन के दोनों तरफ एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ी। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स वी ऑल नो आर नेवर एंडिंग, क्योंकि आप जब हैवी हैंडेड प्रेशर डालते हैं, अभी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने 6 महीने पहले खैबर पख्तून में प्लेन से बॉम्बिंग करी अपने लोगों को, जो पाकिस्तान टेरिटरी आता है, कि इतने कैंप्स हो चुके हैं। अब तालिबान बॉर्डर क्रॉस करके डरेंट लाइन को मान नहीं रहा, किस तरह कर रहा है, और बलूचिस्तान सेपरेट प्रॉब्लम। तो सर, हाउ लॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट यू सेइंग कि ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एक बार जब छिड़ जाए, रुकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वी हैव सीन इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, even if it's so called you have the same religion, but the problem starts, and interpretation of what religion you follow is obviously there. तो ये पंजाबी वर्सेस पश्तून लड़ाई है, ये आपको फेटल लड़ाई लग रही है फॉर पाकिस्तान, या पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल कर पाएगी? सर, व्हाट इज योर सेंस ऑफ दिस सिचुएशन? देखिए जब हम नेशनहुड की बात करते हैं तो अ, पंजाबी इम्पोज नेशनहुड तो नहीं चल सकता है ना। और जब नेशन नहीं है तो आप स्टेट पावर से, ठीक है, आप रख सकते हैं कितने पहले तो 25 साल आप नहीं रख पाए, हम्म तो एक अलग हो गया। हम्म हाँ। उस स्प्लिट में भी जो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी है उसका बहुत बड़ा हाथ था। हम्म और उस समय भी ऐसा नहीं था, जो जमायते इस्लामी थी बांग्लादेश में हम्म वो पाकिस्तान की फौज के साथ थी। अ, जो पैन इस्लामिक फोर्सेस थे लाइक जमायते इस्लामी वगैरह, हम्म आज बांग्लादेश में फिर से वो बहुत एक्टिव हो गए। हम्म लेकिन उस समय तो एथनिसिटी भारी पड़ा था ना। हम्म। वो तो बाकी सर सब छोड़ उसमें दीजिए, एक वो सर छोड़ उसमें दीजिए नो। आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं पूछूंगा। मैं कह रहा था कि वो छोड़ दीजिए कि उसमें कोल्ड वॉर था, सोवियत यूनियन का क्या हाथ था, केजीबी का क्या हाथ था, अब क्या हो रहा है। बट उस समय भारी पड़ गया था, फिर भारी पड़ेगा। इसमें एक ठीक है क्रूशियल डिफरेंस था कि ना सर, इसमें क्रूशियल डिफरेंस ये था कि इट वाज सेपरेटेड बाय अ बिग डिस्टेंस एज अ लैंड मास फ्रॉम पंजाब, एंड इंडिया बीच में था। तो एक लैंड मास डिफरेंस था, दे हैड टू कंट्रोल a territory in which they have no adjoining area in a sense. Here by state oppression, वो बलूचिस्तान जितनी मर्जी फ्रीडम मूवमेंट हो बार बार भड़कती है, बट वो उसको रोक पाते हैं। सेम विद दिस, क्योंकि यहाँ पे जो उनका गढ़ है पंजाब, वो एडजॉइनिंग और बीच में कोई नेशन नहीं है। तो उस सेंस में सर किस तरह आप देखते हैं इसको? नहीं, देखिए बलूचिस्तान का तो अभी क्या हुआ है कि ये जो रेयर अर्थ वाला क्रिटिकल मिनरल्स का जो हम्म स्ट्रेटेजिक एजेंडा यूएस का है, हाँ so they will try and help Pakistan to get over this problem। हम्म और बलूचिस काफी मतलब अमेरिकन सॉइल पे भी है, वेस्टर्न सॉइल पे है। हम्म, वहां से अपनी काफी कुछ एक्टिविटी चलाते हैं वहां से। हाँ जी। तो उसमें शायद ये फर्क तो पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये चीजें चाइना जो अल्टी चाइना कैसे लेगा? चाइना जिसने बलूचिस्तान को अपना ही मान लिया था एक तरह से बिफोर दिस एग्रीमेंट, तो सर चाइना का पाकिस्तान का डायनामिक ही बहुत बिगड़ेगा इससे सर।
बिल्कुल, ये तो हो ही। जो अभी जो ग्रेट गेम चल रहा है वो क्रिटिकल मिनरल्स के और रायर अर्थ के अलावा हम्म वो इट इज ऑल्सो आईमेक वर्सेस बीआरआई, हम्म हम्म मतलब या सीपेक कहिए। हम्म हम्म सीपेक को न्यूट्रलाइज करने के लिए आईमेक खड़ा किया गया था हम्म बाय बाय मेकिंग फोरेज इनटू बलूचिस्तान, ठीक है ना। हम्म द हम्म अमेरिकन्स हैव मेड इट वेरी क्लियर कि नो वे बॉस, हम्म सीपीईसी हैज टू बी रोल्ड बैक। हम्म हम्म तो हम्म आप देख लीजिए, अब हम्म आप केवल केवल इस्लाम के नाम पर आप तो कुछ भी, इट इज सच ए टेनुअस वर्ल्ड। हम्म आप तो हम्म कंट्री को यू पुट द कंट्री अप फॉर सेल। इफ इट हम्म वाज अ नेशन यू कुड हैव हम्म नेवर पुट इट अप फॉर सेल। अफगानिस के पास नेशन है, हम्म दे हैव नेवर, दे बिजनेस करते हैं वो बाहर से, हम्म यूनिकैल से कर लेंगे, उससे कर लेंगे, बट दे हैव नॉट पुट देयर कंट्री ऑन सेल लाइक द पाकिस्तानीज। और उनकी क्योंकि लड़ाई ये उनकी तो लड़ाई उनके सर ये पास ने चाहे रशिया है चाहे अमेरिका है, उनकी एक तरह से तो लड़ाई ये है कि हमारे देश पे हमारा ही सब कंट्रोल रहेगा इन अ वेरी बेसिक लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे इट इज सो इजी फॉर देम टू कंट्रोल पाकिस्तान बिकॉज देर इज नो नेशनहुड। इट इज द आर्मी विच कीप्स द कंट्री टुगेदर। तो आर्मी को अगर आपने एक ही, तो उसको उसको आप इंस्टीट्यूशन को आप कॉम्प्रोमाइज करवा दो, उसको लिवरेज कर दो आप। आप कुछ भी अपना एजेंडा चला सकते हो वहां पे। यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ ना, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम किया, तालिबान मेल्टेड अवे, हम्म उसके बाद फिर रीग्रुप किया और फिर जाकर फिर अभी वो वहां पर हम्म हम्म काबिज हो गया है वहां पे जाके। हम्म हम्म इससे ये पूरा, मैं आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो नेशन स्टेट सिस्टम जो है, कोई स्टेट बिना नेशनहुड के नहीं सरवाइव कर सकता है। हम्म हम्म आज वाई इज इसराइल, वो सब ये जितने अरब कंट्रीज है उस पर क्यों भारी इतना पड़ रहा है। हम्म 1948, 56, 67, 73 यम कपूर वॉर है, अभी फिलहाल में जितने ये कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसमें क्यों भारी पड़ रहा है। छोटा सा कंट्री है सर, हम्म बिकॉज ऑफ दैट स्पिरिट ऑफ नेशनहुड। और जब आपके स्पिरिट, जब जब में आप में नेशनहुड की स्पिरिट होगी, तो आप आपका इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगा, आपका इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस भी होगा, ये सब कुछ होगा। हम्म आप क्यों, मैं, लेट मी स्टिक माई नेक आउट। हम्म 2014 के बाद ये क्यों ट्राजेक्टरी ऊपर जा रहा है इंडिया का? क्योंकि यू हैव स्टार्टेड, नेशनहुड तो थी हम्म लेकिन डाइल्यूटेड, वो डाइल्यूट कर दिया था किसी ने। यू हैव क्लेम्ड योर सनातन नेशनहुड एंड दैट इज व्हाई देयर इज योर ट्राजेक्टरी इज गोइंग अप। ये ये फर्क आता है, हम्म क्योंकि जब आपके पास वो नेशनहुड के बारे में आइडियाज क्लियर होते हैं, उसका डायरेक्शन क्लियर होता है, जितना क्लियर होगा डायरेक्शन हम्म उतना ज्यादा, उतना रैपिड आपका प्रोग्रेस होगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। हम्म 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 एक और मैं बता दूं आपको सर, नेशनहुड का, हम्म मैं राधा कृष्णन की वो किताब पढ़ रहा था, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हम्म तो उसमें उसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि ये कहावत है, he has written that it is said that except for blind forces of nature, हम्म everything that you see in this world is Greek. इज Greek. ग्री और या ग्रीक फिलोसफी, ग्रीक साइंस, बहुत बड़ा ग्रीक सिविलाइजेशन का वो था, है ना सर। लेकिन वो हम्म कहते हैं गलत है। हम्म इंडिया इज द स्पिरिचुअल होम टू हाफ द वर्ल्ड। हम्म हम्म आप इस तरफ से चले जाए, चाहे वो जापान हो, चाइना उधर हो, इंडोनेशिया, हम्म साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, यू आर द स्पिरिचुअल होम।
सो योर नेशन इज बेस्ड ऑन दैट। और इंडिया में क्या हुआ सर कि हमारा जो नेशनहुड है ना, इट अलाउज ऑफशूट्स। ऑफशूट्स निकलते रहते हैं, जैनिज्म भी निकला, बुद्धिज्म भी निकला, फिर धीरे धीरे ऑफशूट्स, माँ के उससे ऑफशूट्स निकलते हैं। फिर वो रियलाइज करते हैं कुछ दिन के बाद कि नहीं यार, वो मदर तो मदर ही होती है ना। तो इंडिया में फिर रीअब्सॉर्ब हो गए। सो नथिंग हैपेंस इन वैक्यूम। तो ये जितने सिविलाइजेशन है आपको, पर्शियन सिविलाइजेशन है, ये सब दे विल अगेन रिलैप्स इनटू देयर ओरिजिनल सिविलाइजेशन। एंड लेट मी प्रिडिक्ट समथिंग हियर कि ईरान विल बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अबैंडन इस्लाम। That's अगर यस, आई एम टेलिंग यू विद ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड very large amount of inputs. सबसे You ज्यादा don't know what is happening इस समय in the hinterland. बीच बीच में मूवमेंट्स तो जी आती हैं, रिमूव द बुर्का, जितना मर्जी उनको टॉर्चर किया जा रहा है, हाँ, वो तो चल रही है। इमेजेस आती हैं कि व्हाट वाज देयर बिफोर 79, व्हाट इज देयर नाउ। बट जो आप कह रहे हैं, यू आर गोइंग स्टिकिंग योर नेक आउट एंड गोइंग वेरी फार टू से ईरान में कंप्लीट चेंज होने जा सकता है। सर वहां बच्चों का जो राष्ट्रीय नेम लोग रख रहे हैं पिछले 2 दशक से, वहां पे जितने दुकानों के नाम है वो जो राष्ट्रीय थीम्स पे हैं, जो राष्ट्रीय फेस्टिवल्स है उसको और गस्तों से मनाया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये गार्जियन काउंसिल और ये इमाम्स की ये जरूरत क्या होती है और खमैनी की क्या जरूरत होती है, बताइए आप। अभी अभी ईरान के एक रूलर होते थे साइरस। तो एक साइरस का सिलेंडर एक है, वो उसमें कुछ कमांडमेंट्स लिखे हुए हैं, डूज एंड डोंट्स। हाँ जी। और वो उसको दुनिया का पहला ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। वो लंदन म्यूजियम में था, तो यहाँ लाया गया ऑन लोन फॉर सम टाइम फॉर पब्लिक डिस्प्ले। यू कैन नॉट इमेजिन द नंबर ऑफ फुटफॉल्स। इतना उनको प्राइड है अपने पर्शियन पास्ट पे, ठीक है। इंटरेस्टिंग भाई सर। सनातन का अपना साइंस है। सनातन का देयर इज वैदिक साइंस, वैदिक मैथ्स, वैदिक दिस थिंग। आप अर्थ ये अथर्ववेद में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, चिकित्सा, मेडिसिन, एवरीथिंग है। सामवेद में आपको लैंग्वेज की जो केमिस्ट्री है वो ये होती है। सो इट्स अ कंप्लीट सिस्टम। बट यू बोरो एवरीथिंग फ्रॉम from from your past, or what is prevailing, and then you claim to have another something, another religion or something. How long can it last? एंड जो पर ये बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि जो आज की डेट में बात चलती है वो चलती है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, जहां पे रिलीजियस आइडेंटिटीज की क्लैश होगी जो फेमस है। यहाँ आप बोल रहे हैं कि एथनिक क्लैश हो जाएगा, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कुड बी बिटवीन एन अफगानिस्तान एंड अ पाकिस्तान, between a Pashtun and a Punjabi, though technically they may want to have a different interpretation of the same religion. तो clash of civilization more as a tribal ethnic भी देख सकते हैं सर हम इस region में, rather than as a clash of civilization between the Islamic and the Christian world. बिल्कुल बिल्कुल, अंदर में तो हो ही रहा है ना। किसी जमाने में प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स हुआ ना सर, कितने साल चले, ठीक है ना, कितने वॉर्स हुए। शिया सुन्नी होते रहे हैं, पर हम उसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लेंस से नहीं देखते ना। नहीं नहीं नहीं, शिया इज नॉट ए सिविलाइजेशन यार, सुन्नी इज नॉट ए सिविलाइजेशन, दे आर सेक्ट। सिविलाइजेशन तो है भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता, ठीक है ना, ग्रीक सिविलाइजेशन, ठीक है। जो सबसे प्रोडक्टिव पीरियड रहा है इस्लाम का, वो रहा है आपका जब दी कैपिटल वॉज इन बगदाद,
ये 9th-10th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, एबेसिड कैलिफेट के टाइम पे सबसे प्रोडक्टिव पीरियड 200 साल। उस समय दे वेंट बैक टू पर्शियन सिविलाइजेशन। एलेक्जेंड्रिया का जो लाइब्रेरी वगैरह इन्होंने जलाया था, तो जो भी लाइब्रेरी ये हुआ था, वो सब वो किताबें आई उस जले हुए लाइब्रेरी से। भारत से किताबें गई। आपका सूर्य सिद्धांत जो है, ये बुक जो है, इट वेंट फ्रॉम इंडिया उस समय टू बगदाद, एंड दैट वाज द गोल्डन पीरियड बिकॉज वो दे वेंट बैक टू द दे वेंट बैक टू पर्शियन सिविलाइजेशन। मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड वो क्या पंडित कनक का था शायद, ये सूर्य सिद्धांत जो है वो, जिसपे आपका पूरा एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है, ठीक है। तो कई चीजें यहां से गई और हुआ, फिर उसके बाद मंगोल्स का वो हमला हुआ और वो सब कुछ ध्वस्त हो गया, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली दे हैव टू गो बैक टू सिविलाइजेशन। देखते हैं सर, बहुत क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बहुत एज अ नेशन टू सर्वाइव फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर टू अफगानिस्तान बहुत जरूरी था ये सब लोगों को समझने के लिए। तो थैंक यू, आपने इतना पूरा हिस्ट्री से एंशिएंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रीजन से लेके करंट कॉन्फ्लिक्ट तक अच्छी तरह सबको समझाया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।